कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी बहुत ही साधारण से रेस्टोरेंट में जाता है। खाना खाने के लिए, राइट? हाँ, बिल्कुल खाना खाने के लिए। वो वेटर को बुलाता है और कहता है कि मुझे खाने का मेनू चाहिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। अच्छा, तो और क्या मांगता है वो? वो व्यक्ति आगे कहता है कि मुझे सिर्फ मेनू नहीं चाहिए, मुझे ये भी लिखित में चाहिए कि आपके शेफ की शिफ्ट कितने बजे शुरू होती है। बाप रे! और इतना ही नहीं, किचन में कौन कौन कर्मचारी काम करते हैं, इस खाने की पूरी रेसिपी क्या है, और हाँ, किचन के हर कर्मचारी का पूरा नाम और उनके घर का पता भी मुझे चाहिए। मतलब ये तो कोई भी सुनेगा तो उसे अजीब ही लगेगा ना? कोई भी सोचेगा कि भई आपको सिर्फ खाना खाना है या पूरे रेस्टोरेंट का ऑडिट करना है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम ऑडिट वाली बात है। लेकिन आज के हमारे इस डीप डाइव में जो दस्तावेज हमारे सामने है ना, वे बिल्कुल इसी स्तर की जवाबदेही की मांग करते हैं। हुँ, और श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि ये मांग किसी रेस्टोरेंट से नहीं की गई है, बल्कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की सदर तहसील के सरकारी तंत्र से की गई है। ये तुलना बहुत ही सटीक है और जब हम इन सरकारी दस्तावेज़ों की गहराइयों में जाते हैं, हम्म। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये मामला सिर्फ कागज़ों के लेन-देन का नहीं है। जी हाँ। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, हम्म। उनमें सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत दिए गए आवेदन, हम्म। प्रशासन के जवाब हैं और प्रथम अपील के कागजात शामिल हैं। तो मतलब ये एक पूरी कानूनी प्रक्रिया के दस्तावेज हैं। बिल्कुल। हम्म। एक तरफ आजमगढ़ के ग्राम लाक्षरमपुर के निवासी शैलेंद्र कुमार सिंह हैं और दूसरी तरफ पूरा का पूरा राजस्व विभाग है। हम्म। ये एक आम नागरिक और प्रशासन के बीच ना पारदर्शिता को लेकर लड़ी जा रही एक बहुत ही सुनियोजित और गहरी कानूनी लड़ाई है। सही बात है। ये साफ दिखाती है कि जब व्यवस्था जानकारी देने में आनाकानी करती है, तो सिस्टम और नागरिक के बीच सूचनाओं का युद्ध धरातल पर कैसे लड़ा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी आक्रामक जवाबदेही की नौबत क्यों आई? इसकी जड़ें 27 फरवरी 2026 के उस आरटीआई आवेदन में हैं जिसने इस पूरी कागजी लड़ाई को जन्म दिया। जी बिल्कुल। ये आवेदन जन सूचना अधिकारी और तहसीलदार विवेकानंद दुबे को भेजा गया था। आधार बहुत ही साधारण था, दाखिल खारिज के कुछ मामले। म्यूटेशन के मामले। हाँ, म्यूटेशन। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि भारत में जमीन का दाखिल खारिज एक ऐसा बिंदु है जहाँ सबसे ज्यादा प्रशासनिक देरी और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वो प्रक्रिया है जहां राजस्व रिकॉर्ड यानी खतौनी में जमीन के पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम दर्ज किया जाता है। जी, तो शैलेंद्र जी ने अपनी 2 फाइलों के बारे में जानकारी मांगी, जिनकी वाद संख्या T2025-15-061-09235 और T2025-15-061-09238 थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरा काम कब होगा। अच्छा। हाँ, उन्होंने सवाल इतने सूक्ष्म स्तर पर, मतलब माइक्रो लेवल पर पूछे कि वे प्रशासन की कार्यप्रणाली को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर इस आवेदन की असल एनाटॉमी समझ में आती है। शैलेंद्र जी का उद्देश्य सिर्फ अपनी फाइल का स्टेटस जानना नहीं था। तो क्या था? वे उस पूरी प्रक्रिया का एक्सरे करना चाहते थे। मतलब उन्होंने सीधा सवाल दागा कि यूपी राजस्व संहिता की धारा 34 के तहत दाखिल खारिज करते समय तहसीलदार वास्तव में कौन-कौन से दस्तावेज देखते हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही तकनीकी सवाल है। है ना? क्या वे सेल डीड देखते हैं या जमीन की नकल? और इसके बाद जो मांग की गई वो सच में चौंकाने वाली है। क्या मांग की उन्होंने? उन्होंने आदेश पारित होने के बाद खतौनी में नाम चढ़ाने वाले हर कर्मचारी, चाहे वो तहसीलदार हो, पेशकार हो, लेखपाल हो या कानूनगो, सभी का पूरा विवरण मांग लिया। अरे वाह! मतलब उनका नाम, उनका पद, उनका वर्तमान पता और यहाँ तक कि उनका मोबाइल नंबर भी। ये तो एक बहुत ही सोची समझी रणनीति लगती है मुझे। मुझे लगता है कि ये महज जानकारी मांगने के लिए नहीं किया गया था। जी, आप सही कह रहे हैं। मतलब जब कोई नागरिक किसी अधिकारी का घर का पता और फोन नंबर आधिकारिक रूप से मांगता है, तो वो असल में एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा होता है। बिल्कुल, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर। हाँ, वो ये संदेश दे रहा है कि मैं जानता हूं कि इस प्रक्रिया में कौन-कौन शामिल है, और अगर कल को कोई गड़बड़ी हुई तो मुझे पता है कि किसे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार कराना है। आपकी ये बात एकदम सही है। ये जवाबदेही तय करने का एक बहुत ही आक्रामक तरीका है
और देखिए, ये मीनू सिर्फ तहसीलदार तक सीमित नहीं रहा। अच्छा, और भी कुछ था इसमें? हाँ, शैलेंद्र जी ने एसडीएम सदर नरेंद्र कुमार गंगवार के कोर्ट की कार्यप्रणाली का भी पूरा चिट्ठा मांग लिया। मतलब सीधा एसडीएम कोर्ट पर सवाल? बिल्कुल, उन्होंने पूछा कि एसडीएम कोर्ट हफ्ते में कितने दिन चलता है, कोर्ट का समय क्या है, हर रोज कितनी फाइलें पेश होती हैं। और सबसे चुभने वाला सवाल, ऐसे कितने केस हैं जिन्हें पिछले 6 महीने से देखा ही नहीं गया है। क्या बात है, ये तो सच में प्रशासन को आईना दिखाने वाली बात है। बिल्कुल, ये कोई सामान्य आरटीआई नहीं है, ये सीधे तौर पर प्रशासनिक दक्षता का ऑडिट है। तो अब यहाँ से ये देखना बहुत रोचक हो जाता है कि हमारी सरकारी मशीनरी जी इस ऑडिट पर क्या प्रतिक्रिया देती है। जी हमारे पास मार्च और अप्रैल 2026 के वे जवाब भी मौजूद हैं जो प्रशासन की तरफ से दिए गए थे। एसडीएम के रीडर अरुण कुमार सिंह ने कोर्ट की कार्यप्रणाली को लेकर कुछ आंकड़े पेश किए। क्या आंकड़े थे वो? उन्होंने बताया कि एसडीएम कोर्ट रोजाना दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चलता है, बशर्ते वकीलों की हड़ताल ना हो। हर दिन लगभग 80 फाइलें लगाई जाती हैं। अच्छा। और धारा 35(1) के तहत लंबित मामलों की संख्या 0 बताई गई, जबकि धारा 35(2) में 111 केस लंबित बताए गए। तो मतलब यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि प्रशासन पूरी ईमानदारी से जवाब दे रहा है। आंकड़ों के मामले में हाँ, ये ठीक लगता है, लेकिन जब बात प्रक्रिया को समझाने की आई तो असल नौकरशाही का चक्रव्यूह सामने आ गया। वो कैसे? जब शैलेंद्र जी ने पूछा कि दाखिल खारिज में कौन कौन से दस्तावेज देखे जाते हैं, तो प्रशासन का एक लाइन का जवाब था। उन्होंने कहा कि ये यूपी राजस्व संहिता 2006 के प्रावधानों के अनुसार होता है। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। इस जवाब के पीछे की कार्यप्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। इसे प्रशासन की भाषा में इंफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन यानी जानकारी को घुमाना कहा जा सकता है। मतलब सीधा जवाब ना देना। तकनीकी रूप से प्रशासन ने कोई झूठ नहीं बोला है, नियम तो संहिता में ही लिखे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से उन्होंने आवेदक को कोई भी काम की जानकारी नहीं दी है। यहाँ मैं थोड़ा शैतानी वकील यानी डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। जी बताइए, अगर हम प्रशासन के नजरिए से देखें तो एक दिन में 80 फाइलें सुनी जा रही हैं। एसडीएम कोर्ट पर मुकदमों का भारी बोझ है। ये तो है। ऐसे में जब कोई नागरिक इस तरह के सैकड़ों माइक्रो लेवल सवाल पूछता है कि कौन सा नियम इस्तेमाल हुआ, कर्मचारियों का घर का पता क्या है, तो क्या ये व्यावहारिक रूप से संभव है कि जनसूचना अधिकारी हर आरटीआई पर एक पूरी थीसिस लिख कर दे? ये एक अच्छा सवाल है। शायद प्रशासन के पास कर्मचारियों की कमी हो और इसीलिए उन्होंने यूपी राजस्व संहिता 2006 की पूरी किताब का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया हो। देखिए, प्रशासन पर काम के भारी बोझ वाली बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये सच है, जमीनी स्तर पर राजस्व विभाग में संसाधनों और कर्मचारियों की कमी एक सच्चाई है। जी, लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम के मूल सिद्धांत यहाँ स्पष्ट हैं। आरटीआई का उद्देश्य नागरिक को सुलभ जानकारी देना है। अगर कोई नागरिक समय पूछता है और आप उसे ये बताने के बजाय कि घड़ी में 2 बजे है, उसे एक किताब पकड़ा दें जिसमें घड़ी बनाने का विज्ञान लिखा हो, तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। एक आम इंसान से ये उम्मीद करना कि वो एक साधारण दस्तावेज की सूची जानने के लिए यूपी राजस्व संहिता 2006 जैसी भारी भरकम कानूनी किताब पढ़ेगा, इस शालीनता से जानकारी देने से बचने का एक स्थापित तरीका है। ये उदाहरण बहुत ही सटीक है। समय पूछने पर घड़ी बनाने का विज्ञान पकड़ा देना। और ये सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं था। जी हाँ। हमारे स्रोतों में दिखता है कि जब कुछ पुराने मामलों के प्रमाणित प्रतियों की मांग की गई तो जवाब मिला कि इसके लिए अलग से आवेदन दें या ये सूचना के अधिकार से आच्छादित नहीं है। मतलब एक और कानूनी बाधा। हाँ, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो जवाब सबसे ज्यादा विवाद का कारण बना, वो केस नंबर T 2013-1561 444 और T 2013-1561 336 के आदेश की प्रतियों से जुड़ा था। उसमें क्या कहा गया? जन सूचना अधिकारी ने सीधा लिख दिया कि आदेश पोर्टल पर अपलोड है और इस जवाब के साथ संलग्न है। ये पोर्टल वाला जवाब तो आजकल सरकारी जवाबदेही में एक ढाल बन गया है। ऑनलाइन चेक कर लीजिए या पोर्टल पर मौजूद है, ये कहकर अक्सर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस मामले में ये ढाल काम नहीं आई। बिल्कुल काम नहीं आई, क्योंकि शैलेंद्र कुमार सिंह ने हार नहीं मानी। सरकारी जवाब मिलने के बाद 27 अप्रैल 2026 यानी आज ही की तारीख में वे प्रथम अपील के साथ वापस लौटते हैं। अरे वाह! ये अपील सीधे एसडीएम को संबोधित है, जो कि प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं संजय चावला और नरेंद्र कुमार गंगवार। और
ये अपील पढ़कर ही समझ आ जाता है कि आवेदक ने अपना होमवर्क कितनी अच्छी तरह किया है। बिल्कुल। वे आरटीआई अधिनियम की धारा 7(6) का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये धारा उस स्थिति के लिए है जब प्रशासन 30 या 60 दिन की तय सीमा पार कर जाता है। तो इसका मतलब है कि अब सारी जानकारी आवेदक को बिल्कुल मुफ्त देनी होगी, है ना? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि आपने बिल्कुल सही समझा। धारा 7(6) का स्पष्ट नियम है कि अगर जन सूचना अधिकारी ने तय समय सीमा के भीतर जवाब नहीं दिया है, तो फिर चाहे जानकारी के कितने भी पन्ने क्यों ना हो, उनका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। अच्छा। आवेदक को एक भी पैसा नहीं देना होगा। ये नियम इसलिए बनाया गया था ताकि अधिकारी जानकारी देने में देरी ना करें। शैलेंद्र जी इस नियम का हवाला देकर ये स्थापित कर रहे हैं कि प्रशासन ने न सिर्फ जानकारी छुपाई है, बल्कि कानूनी समय सीमा का भी उल्लंघन किया है। और इसके बाद इस अपील पत्र में एक बहुत ही सख्त शब्द का इस्तेमाल होता है। कौन सा शब्द? शैलेंद्र जी जन सूचना अधिकारी के उस दावे को सीधे तौर पर खारिज करते हैं जिसमें कहा गया था कि पोर्टल का आदेश संलग्न है। वे अपने पत्र में लिखते हैं कि यह दावा पूरी तरह से असत्य है। असत्य? ये तो बहुत बड़ा आरोप है। हाँ, उनका कहना है कि लिफाफे में कोई आदेश संलग्न था ही नहीं। सरकारी पत्राचार में असत्य यानी झूठ शब्द का इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ये अधिकारी पर सीधे तौर पर तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का आरोप है। ये इस पूरे मामले का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब एक नागरिक लिखित रूप में यह दर्ज कराता है कि जन सूचना अधिकारी का जवाब असत्य है, तो ये मामला सिर्फ जानकारी प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया से बहुत आगे निकल जाता है। जी। ये प्रशासन की विश्वसनीयता को रिकॉर्ड पर चुनौती देने की बात हो जाती है। और देखिए, शैलेंद्र जी ने यह भी साफ कर दिया कि उन्हें कर्मचारियों के नाम और पते जानने की इतनी उत्सुकता क्यों थी। हाँ, क्यों थी? वे अपने पत्र में स्पष्ट रूप से फोर्जरी या त्रुटि का आरोप लगाते हैं। फोर्जरी यानी जालसाजी। जी। तो असल में ये पूरा मामला जमीन की हेराफेरी या गड़बड़ी की आशंका से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। तभी वे जानना चाहते थे कि खतौनी में नाम चढ़ाने वाले उस लेखपाल या कानूनगो का नाम क्या है, ताकि अगर फोर्जरी साबित हो तो जिम्मेदारी तय की जा सके। ये सच में एक बहुत गहरी रणनीति थी। जी। इसी अपील में आरटीआई की धारा 6(3) का भी जिक्र है। जहां तक मुझे याद है, ये एक तरह का एंटी पिंग पोंग नियम है। हाँ, सही कहा आपने। अक्सर सरकारी दफ्तरों में नागरिकों को फुटबॉल की तरह इधर से उधर भेजा जाता है कि हमारा विभाग नहीं है। शायद ये धारा कहती है कि अगर जानकारी आपके पास नहीं है तो आप खुद उसे सही विभाग तक पहुंचाएंगे। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। धारा 6(3) का यही काम है। यह जन सूचना अधिकारी पर यह कानूनी बाध्यता डालती है कि अगर उसके पास मांगी गई जानकारी नहीं है तो वह आवेदन को खारिज नहीं कर सकता। अच्छा। उसे 5 दिनों के भीतर उस आवेदन को संबंधित विभाग को ट्रांसफर करना होगा और इसकी सूचना आवेदक को देनी होगी। शैलेंद्र जी अधिकारियों को इसी नियम की याद दिला रहे हैं कि अगर कोई जानकारी आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं थी तो आपने उसे नियम के अनुसार ट्रांसफर क्यों नहीं किया। ये दिखाता है कि प्रशासन किस तरह से कानून की अनदेखी कर रहा था। ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि प्रशासन का सामना एक ऐसे नागरिक से हो गया है जिसे कानून की हर एक बारीकी पता है। बिल्कुल। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अभी बाकी है। अपनी प्रथम अपील को एक अचूक हथियार बनाने के लिए आवेदक सिर्फ सूचना के अधिकार तक सीमित नहीं रहता है। अच्छा, तो और क्या करते हैं वो? 4 अप्रैल 2026 के एक ड्राफ्ट अपील में वे सीधे भारत के संविधान और देश के सबसे बड़े आपराधिक कानूनों का दरवाजा खटखटाते हैं। ये हिस्सा सच में व्यवस्था की नींव हिलाने वाला है। वे सीधे संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। यह विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। जी। एक तहसीलदार के दफ्तर में चल रही दाखिल खारिज की लड़ाई में सीधे संविधान के अनुच्छेद 14 को लाना ये एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आवेदक प्रशासन को ये याद दिला रहा है कि भले ही आप एक एसडीएम या तहसीलदार की कुर्सी पर बैठे हों, आप कानून से ऊपर नहीं हैं। सही बात है। जो नियम एक आम नागरिक पर लागू होते हैं, वही नियम आप पर भी लागू होते हैं। कुर्सी आपको कानून की अवहेलना करने का कोई विशेषाधिकार नहीं देती। ये शक्ति संतुलन को बदलने की एक शानदार कोशिश है। जी। और इस शक्ति संतुलन को और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से बदलने के लिए आवेदक ने नए आपराधिक कानूनों की दस्तक दी है।
उन्होंने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं का उल्लेख किया है। यहाँ पर ये मामला ऐतिहासिक बन जाता है। भारत में हाल ही में पुरानी आईपीसी के जगह बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है। शैलेंद्र जी अपने पत्र में सीधे तौर पर बीएनएस की धारा 198 का जिक्र करते हैं। ये धारा क्या कहती है? श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि ये धारा पुरानी आईपीसी की धारा 166 के समतुल्य है। यह कहती है कि यदि कोई लोक सेवक जानबूझकर कानून के किसी निर्देश का उल्लंघन करता है और उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाना है, तो उसे 1 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बाप रे, ये सोचने वाली बात है। एक आम नागरिक जो आजमगढ़ के एक गांव का निवासी है, वो स्थानीय प्रशासन से कोई निवेदन या प्रार्थना नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं। वो सीधे तौर पर अधिकारियों को नए क्रिमिनल कोड के तहत जेल की सजा और जुर्माने के प्रावधानों की याद दिला रहा है। ऐतिहासिक रूप से हमने हमेशा यही देखा है ना कि सरकारी पत्राचार में नागरिक एक प्रार्थी होता है जो हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता आया है। लेकिन यहाँ नागरिक की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वो कानून को एक ऐसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है जो अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ एक चेतावनी है। यह बदलाव बहुत ही गहरा है। ये दिखाता है कि कैसे नए कानूनों के आने से नागरिकों में अपने अधिकारों को लेकर एक नई चेतना आ रही है। इसके साथ ही वे बीएनएस की एक और धारा 222 का भी हवाला देते हैं जो पुरानी आईपीसी 1870 है। अच्छा। ये धारा इस बात पर केंद्रित है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके कानूनी कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने से जानबूझकर चूकता है तो ये एक दंडनीय अपराध है। अगर मैं इस धारा 222 के पीछे की सोच को समझूं, तो आवेदक यहाँ ये स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि न्याय की प्रक्रिया में सही जानकारी देना प्रशासन का एक कर्तव्य है, न कि मुझ पर किया गया कोई एहसान। बिल्कुल सही। अगर आप जानकारी छिपा रहे हैं या पोर्टल पर संलग्न है जैसा असत्य बोल रहे हैं, तो आप न सिर्फ अपना काम करने में विफल हो रहे हैं, बल्कि आप न्याय की पूरी प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं, जो कि अपने आप में एक अपराध है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। और वे यही नहीं रुकते हैं। अच्छा। इस पूरे कानूनी प्रहार के अंत में वे बहुत ही स्पष्ट और सख्त लहजे में लिखते हैं कि अन्यथा प्रार्थी बाध्य होगा द्वितीय अपील के लिए। मतलब सेकंड अपील। जी। ये कोई खोखली धमकी नहीं है, ये राज्य सूचना आयोग में अपील करने की एक पक्की तैयारी है। बिल्कुल। ये बताता कि अगर तहसील या जिले के स्तर पर न्याय नहीं मिला तो लड़ाई राज्य स्तर तक जाएगी और इन सभी दस्तावेजों, झूठे दावों और कानून के उल्लंघनों को सीधे राज्य सूचना आयुक्त के सामने रखा जाएगा। इन सभी दस्तावेजों को अगर हम एक बड़े परिदृश्य में रखकर देखें तो आजमगढ़ से निकली ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जी। शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक साधारण सी जमीन के दाखिल खारिज के रिकॉर्ड से। लेकिन वो मामूली सा आवेदन कैसे आरटीआई अधिनियम की धाराओं, संविधान के अनुच्छेद 14 की समता और भारतीय न्याय संहिता की दंडात्मक धाराओं के चक्रव्यूह से होता हुआ व्यवस्था की जवाबदेही का एक इतना बड़ा प्रतीक बन गया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कागज सिर्फ दफ्तरों में धूल खाने के लिए नहीं होते। अगर सही समझ हो ना, तो वे प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने का सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं। इस पूरे मामले की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब व्यवस्था जानकारी छुपाने की कोशिश करती है या सवालों को पोर्टल और कानून की किताब के पीछे छिपाने की कोशिश करती है, तो एक जागरूक नागरिक के पास कितने विकल्प होते हैं। सही कहा। शैलेंद्र कुमार सिंह का ये मामला ये साबित करता है कि लोकतंत्र में असली ताकत सवाल पूछने और उस सवाल के जवाब के लिए अंत तक कानूनी लड़ाई लड़ने में है। बिल्कुल। ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल है जिन्हें कभी ना कभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े हैं और गोलमोल जवाब सुनकर खाली हाथ लौटना पड़ा है। जी। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो इस पूरी व्यवस्था की नींव पर चोट करता है। ये सोचने वाली बात है कि अगर एक नागरिक को अपनी ही जमीन के दाखिल खारिज का एक साधारण सा जवाब पाने के लिए यूपी राजस्व संहिता, भारत के संविधान और भारतीय न्याय संहिता के पन्ने पलटने पड़े, अधिकारियों को जेल की धाराओं की याद दिलानी पड़े, तो क्या हमारी व्यवस्था सच में पारदर्शी है? बहुत गहरा सवाल है ये। बिल्कुल। या फिर इस व्यवस्था में पारदर्शिता साबित करने का और न्याय पाने का पूरा बोझ सिर्फ और सिर्फ नागरिक के कंधों पर डाल दिया गया है।